बच्चों वेलकम बैक आई एंड यू सक्सेस पॉइंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आज हमारा नया टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या है? ट्रांसलेशन है। इस प्रोसेस के बारे में आज डीपली पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है और ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होता है और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है। इसको जानने के लिए पढ़ते हैं आज हमारा न्यू टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। आइए न्यू टॉपिक है हमारा, पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है। डीएनए हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्रोमोसोम में डेंस पड़ा रहता है। हर स्पीसी में क्रोमोसोम नंबर अलग होंगे और उसी के बेसिस पे डीएनए होगा। अब ये जो डीएनए होगा इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जीन है, जो हमने पढ़ी थी, जो कोडिंग करती है इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये प्रोसेस चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर भी। अब डीएनए क्या करता है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी क्या करता है? लीड करता है, फॉर्म करता है। जैसे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को चलाता है वैसे ही डीएनए भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। प्लस ये जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमारा डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, उससे पहले वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है। अब डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये आरएनए कैसे बनता है, मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या? डीएनए से आरएनए का बनना। और आरएनए भी हमारे यहाँ पे तीन तरह के आरएनए होते हैं। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन को कोड करता है। आरआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, जो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या है। ट्रांसक्रिप्शन कॉपी है, कॉपिंग है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, यानी डीएनए से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन आई है उसकी कॉपी की जाएगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेंगे। बस यहाँ पे इतना होगा, एडिनिन जो होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, उसमें थाइमिन की जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने पढ़ी थी डीएनए की स्ट्रक्चर, के आरएनए में यूरेसिल होगा जबकि डीएनए में क्या होगा? डीएनए में थाइमिन होगा। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने में एडिनिन की जगह पे, एडिनिन के साथ यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जो है कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन को कोडिंग करने में हेल्पफुल होगा। अब एक बार देख लेते हैं ये पिक्चर में किस तरह से हो रहा है। अब ये डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड को हम पेरेंटिंग स्टैंड भी कह सकते हैं। इसमें कुछ कोडिंग स्टैंड है। अब ये क्या करेंगे? पहले डीएनए अपने आप को अनबाइंड करेगा, खुलेगा, वहां से खुलने के बाद क्या होगा? एक टेम्पलेट, सबसे पहले जो कोडिंग होगी एक ही टेम्पलेट से, एक ही स्टैंड से होनी शुरू होगी। दोनों स्टैंड एक साथ कोडिंग नहीं करेंगे। तो एक स्टैंड क्या करेगा? अपना टेम्पलेट बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या है? इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, रीड करेगा और एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। अब ये जो है ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से होता है। एक कैटालाइज पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें क्या होगी? जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा होगी हमारी 5 to 3। ध्यान देने वाली बात है, 5 to 3 डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग करेंगे, जबकि ये एक्ट करेगा 3 to 5। देखो 5 to 3 पहले डायरेक्शन है, 3 to 5 ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड। अब ये कोडिंग स्टैंड कैसे, कौन से डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में ये कोडिंग स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा। अभी हमने बात की थी ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसमें ये कोडिंग स्टैंड है। आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, जहां से आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, ये प्रोसेस भी बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये भी 3 स्टेप में प्रोसेस होगा, इसे भी आगे समझेंगे। पहला प्रोसेस होगा हमारा प्रमोटर, फिर यहाँ पे हमारे होंगे स्ट्रक्चरल जीन और इसके बाद होंगे टर्मिनेटर। इसमें भी जो है पूरी प्रोसेस को समझेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस इसमें होती है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। अब इस प्रोसेस में देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस किस तरह से होगा। जो दोनों स्टैंड है, अभी बताया था मैंने, जो दोनों स्टैंड है वो एक साथ कॉपी नहीं करेंगे, उनमें से एक स्टैंड पहले कॉपी करेगा। अब ये जो कॉपी होंगी, कॉपी करने का स्टैंड का जो कॉपी करने का प्रोसेस होगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन जिसे कह सकते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्म में होगा। लेकिन प्रोटीन की फॉर्म में होने से पहले यहाँ 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से
जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो इससे पहले क्या होगा, पहले डीएनए, डीएनए से एक स्ट्रैंड खुलेगा, एक स्ट्रैंड फिर कॉम्प्लीमेंट्री अपने बेस पेयर बनाएगा या फिर कोडेड होगी इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, खुल गए हैं, यानी उनपे नाइट्रोजनस बेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एंडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, इस तरह से इंफॉर्मेशन कोडेड है 3 to 5 डैश में और 5 to 3 डैश में। 3 to 5 डैश में क्या है, इंफॉर्मेशन कोडेड है, और 5 to 3 डैश में क्या है, उसकी ही इंफॉर्मेशन की क्या की गई है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बने हैं। अब ऊपर वाला क्या है, देखो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है जो आरएनए की फॉर्म में बना है, नीचे वाला स्टैंड क्या है, कोडिंग स्टैंड है जहां पे कॉपी की गई है आरएनए की। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद क्या बनेगा, कॉपी करने के बाद एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले स्टैंड में ए है, नीचे वाले स्टैंड में टी है, यानी ऊपर एडिनिन है, नीचे थाइमीन है। लेकिन थाइमीन को जब कॉपिंग करे जाएगी, थाइमीन के जब यहाँ पे कोडेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरैसिल आ जाएगा, यानी यू आ जाएगा। अब जहां जहां पे देखो ऊपर टी है, वहां पे किसने अपना उसको रिप्लेस कर दिया, यू ने, यानी यहाँ पे थाइमीन की जगह क्या आ गया, यूरैसिल आ गया है। अब यही इंफॉर्मेशन किसमें चली जाएगी, यही इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगी। ये प्रोसेस होने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, अभी मैंने बताई थी कि कोई भी डीएनए होगा, डीएनए में 3 साइट होंगी, 3 साइट जो एमआरएनए को बनाने में हेल्पफुल होंगी। अब 3 साइट जो होंगी, 3 साइट में पहले कोई भी प्रोसेस इनिशिएशन होगी यानी स्टार्ट होगी, फिर वो प्रोसेस कंप्लीट होगी यानी इलोंगेशन होगा, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी यानी वो प्रोसेस रुक जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कहीं ना कहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके स्टार्ट होने के लिए भी कोई ना कोई स्पेशल ओरिजिन होनी चाहिए, उसके बाद इलोंगेशन, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जरूर रुकेगी। ठीक है, तो इसमें ये 3 स्टेप होंगे। अब 3 स्टेप होने के लिए यहाँ पे 3 रीजन होंगे। अब 3 रीजन कौन कौन से होंगे देख लेते हैं 3 रीजन के बारे में। पहला रीजन होगा हमारा प्रमोटर। डीएनए के 3 to 5 स्टैंड पे एक स्पेस होता है, स्पेसिफिक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर। जहां भी डीएनए बबलिंग करता है, फूल जाता है, स्वेलन पार्ट हो जाता है, वहीं पे आके एक छोटी सी साइट होती है जिसे वहां पे आके प्रमोटर जो है एंट्री करता है। अब प्रमोटर क्या करेगा, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बाइंडिंग करने की साइट होती है प्रमोटर, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। अब ये लोकेशन क्या होगी इसकी, 3 to 5 होगी, अप स्ट्रीम होगा। ठीक है, 5 प्राइम पे यहाँ पे एंडिंग होगी। दूसरा क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। स्ट्रक्चरल जीन यानी वो डायरेक्शन है, वो जगह है जहां पे प्रमोटर और टर्मिनेटर, इनके बीच की जगह है जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं और उनके कोडिंग सीक्वेंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर लास्ट वाली जगह होगी जहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है रुक जाता है, और इसकी लोकेशन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, डाउन स्ट्रीम की तरफ होगी। तो देख लेते हैं प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था आपको प्रमोटर होगा। अब ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, डीएनए का एक पूरा सीक्वेंस लिया हुआ है। अभी हमने बात की थी प्रमोटर क्या होगा, तो प्रमोटर वो साइट होगी डीएनए में, वो पार्ट होगा। ये डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को हमने खोला है, और ये खोलने के बाद हमारा जस्ट लाइक अ लैडर आपको दिखाई दे रहा है, एक सीढ़ी के डंडे की तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग की जगह जहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां पे कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, ये बाइंडिंग साइट है जिसे हम कहेंगे प्रमोटर। इसके बाद में बीच में आपको दिखाई दे रहा है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच की जगह है। इसके बाद में ये टर्मिनेटर है जहां पे नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी होंगे, टेम्पलेट स्टैंड होगा और नॉन टेम्पलेट स्टैंड होगा। तो टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड क्या होते हैं, टेम्पलेट स्टैंड वो होते हैं जहां पे पेरेंटल डीएनए यानी उनकी जो कोडिंग होती है, नॉन टेम्पलेट होते हैं जहां पे कोडिंग नहीं होती, यानी इन्फॉर्मेशन जहां पे नहीं बाइंड होती, इन्फॉर्मेशन वहां पे कैरी नहीं की जाती। अब जीन क्या है, जीन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीन क्या है। तो जीन आपके बारे में, जीन कोई नई चीज नहीं है, मेंडेल जी ने भी जीन के बारे में बताया था। जीन क्या है, एक फैक्टर है जो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। अब डीएनए सीक्वेंस कोड होंगे आरएनए, अभी बात की है मैंने आरएनए के बारे में, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए,
rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। 3 तरह के यहाँ पे आरएनए इन्वॉल्व होंगे और तीनों आरएनए अपना अपना अलग अलग उनका फंक्शनल होता है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टोन। सिस्टोन क्या है? सिस्टोन देखो एक सेगमेंट होता है, एक कह सकते हैं, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर पड़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पड़े होंगे क्रोमोसोम। हर स्पीसीज अलग अलग वैरी करती है क्रोमोसोम को, और क्रोमोसोम को अगर आप अनबाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है नाइट्रोजनस बेस के रूप में, जिसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टोन दिया गया है। सिस्टोन क्या है? सिस्टोन वो सेगमेंट होता है डीएनए का जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, और जहां पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है। इसे हम कह सकते हैं सिस्टोन। अभी सिस्टोन देखो दो तरह का हो सकता है। एक तो मोनोसिस्टोन हो सकते हैं, यानी हमारा डीएनए मोनोसिस्टोनिक हो सकता है, और एक पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है, यानी वो सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो कोडिंग करे पॉलीपेप्टाइड चेन की। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन जिसे कहा जाता है। अभी मैंने बात की थी सिस्टोन की कि सिस्टोन क्या है। यहाँ पे सिस्टोन आपको जो स्ट्रक्चरल जीन है वो दो तरह के दिखाई देंगे ट्रांसक्रिप्शन में। एक हमारा होगा मोनोसिस्टोनिक, एक हमारा क्या होगा, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, यानी एक ही सिस्टोन हो जिसमें स्ट्रक्चरल जीन एक ही हो, तो ये मिलेगा आपको यूकेरियोट्स में। और यहाँ पे ये जो यूकेरियोट्स होते हैं, यानी जैसी हमारी सेल है वेल डेवलप्ड सेल, इसमें जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो एक्सोन और इंट्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं। जो एक्सोन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस सीक्वेंस में होगा। यानी नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं, जहां पे हमारे डीएनए में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे इंफॉर्मेशन कोडेड रहती है, और एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं होती। तो जहां पे इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव सीक्वेंस है, उन्हें हम एक्सोन कहते हैं। और जहां पे ये गैप होता है या फिर इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं रहती, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोन्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो एक्सोन है वो अपीयर होते हैं केवल प्रोसेस ऑफ एमआरएनए में, और जो इंट्रोन्स हैं वो अपीयर नहीं होते इंफॉर्मेशन एमआरएनए में। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ये आपको प्रोकैरियोट्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि देखो पॉलीसिस्टोनिक होने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे सिस्टोन हैं, बहुत सारे जीन यहाँ पे काम करेंगे। पॉलीसिस्टोनिक में क्या होगा, देखो हमारे में एक जीन के अंदर ही, मोनोसिस्टोनिक में आप देख सकते हो एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, इस तरह से है। मोनोसिस्टोनिक यानी एक ही जीन के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक में क्या है, एक ही उसके अंदर, एक ही डीएनए पार्ट के अंदर जीन 1 2 3 सारे के सारे वहीं पे अरेंज है। मेरा कहने का मतलब ये है, इजी वे में अगर मैं आपसे समझाऊं, हमारी जो सेल होती है वेल डेवलप्ड सेल होती है। हमारी सेल में ट्रांसक्रिप्शन सेल के अंदर यानी न्यूक्लियस में होगा, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी पुरानी सेल होती हैं, प्रोकैरियोट सेल होती हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पे होता है, यानी साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड डीएनए, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। अब उनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में पड़ा रहता है। ठीक है, और हमारा जो डीएनए है वो वेल अरेंज होता है, क्रोमोसोम में बाइंड होता है, और उसके बाद वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स में किस तरह से, प्रोकैरियोट्स मींस अभी मैंने बताया, बात की है बैक्टीरियाज की, कि प्रोकैरियोट्स जिनके पास केवल एक ही सेल होती है, उस एक ही सेल में ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो स्टेप तो वही है जो स्टेप हमारी सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कराएंगे, वही स्टेप हैं। पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, यानी प्रोसेस को स्टार्ट कराया जाएगा। दूसरा प्रोसेस होगा इलोंगेशन, यानी हमारी जो प्रोसेस होगी वो बहुत अच्छे से काम करेगी, पूरी कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगी, कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके बाद होगी टर्मिनेशन, यानी ये प्रोसेस कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप होगी। तो प्रोसेस को स्टार्ट करना इनिशिएशन, प्रोसेस करना इलोंगेशन,
और प्रोसेस का रोक देना टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में देख लीजिए क्या हो रहा है। इनिशिएशन में यहाँ पे होगा कोई डीएनए सीक्वेंस होगा, प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूँ, और वहां पे जहां पे हमारा प्रमोटर होता है, प्रमोटर में आके प्रमोटर वाली साइड पे वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा। प्रमोटर बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर को। सिग्मा फैक्टर क्या है? ये इनिशिएटिंग फैक्टर है, ध्यान रखेंगे आप। आपके 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन नीट में ये पूछने वाली बात है, नीट में बहुत डिटेलिंग में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इनिशिएटिंग फैक्टर कौन सा है, सिग्मा फैक्टर है। अब इलोंगेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इलोंगेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस कोडिंग करती चली जाएगी, यानी एक टेम्पलेट होगा, उस टेम्पलेट में एटीजीसी होंगे, ये नाइट्रोजनस बेस होंगे, इनकी फॉर्मेशन को स्टडी करके रीड करके एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे टी की जगह पे यू आ जाएगा, जो एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कोडेड होगा। अब ये प्रोसेस लंबी चलेगी, लेंदी होगी, इसे इलोंगेशन कह देंगे, कंप्लीट प्रोसेस होगी। टेम्पलेट को कोडेड करेंगे और फिर उसको क्या कराएंगे, उसके बेस पेयर या फिर इंफॉर्मेशन को कोडिंग वे में कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रोसेस रुकेगी। अब उस प्रोसेस को रोकने के लिए अलग फैक्टर आएगा। स्टार्टिंग फैक्टर है हमारा सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर है हमारा रो फैक्टर। तो जहां पे लास्ट में 5 to 3 एंड पे आरएनए पॉलीमरेज होगा और आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर क्या होगा, निकल जाएगा और रो फैक्टर वहां पे आके जुड़ जाएगा। तो ये रो फैक्टर क्या कराएगा, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा देगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। इनिशिएशन प्रमोटर होगा, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट कराएगा, इलोंगेशन पूरी कंप्लीट कोडिंग हो जाएगी, टर्मिनेशन रो फैक्टर आएगा आरएनए पॉलीमरेज में और इस प्रोसेस को क्या करा देगा, स्टॉप करा देगा। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं इनिशिएशन के स्टार्टिंग कैसे होगी। अभी मैंने बताया है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, बाइंड करेगा कहाँ की साइड पे, बाइंड करेगा वो हमारी प्रमोटर साइड पे, कहाँ पे, प्रमोटर साइड पे, और इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड हो जाएगा, प्रेजेंट होता है जो आरएनए पॉलीमरेज में, इनिशिएट करेगा आरएनए सिंथेसिस को। ठीक है, अब ये इनिशिएटिंग होगी। अब इनिशिएटिंग होने के बाद यहाँ पे बबल बन जाएगा, यानी डीएनए जो है अनबाइंड हो जाएगा, एक बबल की फॉर्म में खुल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगी, ये इस प्रोसेस की जो डायरेक्शन होगी 5 to 3 होगी, 5 to 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन मतलब कंप्लीट प्रोसेस होना। अब यहाँ पे आरएनए चेन है जो सिंथेसाइज होगी 5 to 3 डायरेक्शन में, अभी मैंने बताया है, और इस प्रोसेस को एक्टिवेट कराने में यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लगेंगे, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म आप 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, चलो फिर भी मैं बता दे रही हूँ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी की आपको नहीं पता होगी तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट और सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या है, ये सारी हमारी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेलुलर बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्टोरेज कराते हैं प्रोटीन को, ठीक है, और ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, प्लस ये मेटाबॉलिज्म कराने में भी हेल्पफुल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो इलोंगेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी काम कराने से पहले हम एनर्जी का यूज करते हैं, हर काम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस होने जा रही है कि डीएनए से एमआरएनए बनने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल जरूर ही इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल लगेंगे वहां पे, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट और सीटिडीन या फिर साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे लगेंगे और जब ये ऐड हो जाएंगे तो इनके बेस सीक्वेंस क्या करेंगे, डीएनए टेम्पलेट्स को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और आरएनए को बनाने में हेल्पफुल होंगे। अब टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि रो फैक्टर आएगा टर्मिनेशन के लिए जो इसको स्टॉप कराएगा। तो 3 to 5 स्टार्टिंग होगी, प्रमोटर जीन लगेगा, फिर ये इलोंगेशन होगा और बाद में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज
जो है सिग्मा फैक्टर को हटा देगा, वहां से रिमूव कर देगा और यहाँ पे रो फैक्टर को स्टार्ट करा देगा, लगा देगा। अब ये डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3 की डायरेक्शन होगी, 5 to 3 प्राइम में ये डायरेक्शन होगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर कहेंगे। अब टर्मिनेटर के लिए भी कुछ कोड यूज किए जाते हैं, उन कोड के बारे में मैं आगे बताऊंगी। उग उआ उगा जिन्हें कहते हैं, और कंपटीशन में ये तीनों कोड बहुत जरूरी हैं, याद रखने, आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन में ये टर्मिनेशन कोड पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम इतना डिटेलिंग में ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है टर्मिनेटिंग कोड होते हैं। तो उग उआ उगा यानी यूएजी, यूएजी ये टर्मिनेशन कोड है, यूएए ये टर्मिनेशन कोड है और यूजीए ये टर्मिनेशन कोड है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कोड कहते हैं। जब भी यहाँ पे कोडिंग होगी तो उसे टर्मिनेटिंग कोड हम कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में। अभी हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में इस तरह से होगा। तो यहाँ पे दोनों सेल आपको दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। दोनों सेलों के बारे में बताया गया, दोनों सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल ये रही हमारी और ये रही हमारी सेल यानी यूकेरियोटिक सेल। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है बैक्टीरिया में एक साथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे mRNA को प्रोसेसिंग के लिए या एक्टिव होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में हो जाता है, उनके लिए कोई सेपरेशन नहीं है। अभी बताया था मैंने, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल